खट्टी मीठी फिल्मी कहानियाँ सुनाने के लिए मैं हाजिर हूँ अन्नू कपूर, और आप सभी का इस्तकबाल करता हूँ इस शो में जिसका नाम है सुहाना सफ़र विद अन्नू कपूर। आज के शो में मैं आपको बताऊंगा कैसे शम्मी कपूर ने चुराया एक डॉक्टर का किट और उस चोरी किए हुए किट से एक इंजेक्शन निकालकर खुद ही हाथ में लगा लिया। साथ ही आज आपको बताऊंगा उस एक्ट्रेस के बारे में जो अपना एक्टिंग करियर सिर्फ दिलीप कुमार के अपोजिट शुरू करना चाहती थी, और आपको बताऊंगा वो कौन सी फिल्म थी जिसमें 3 महीने की ट्रेनिंग के बाद जब स्क्रीन टेस्ट हुआ तो उस स्क्रीन टेस्ट में फेल हो गए। कौन? पूछिए कौन? महान कलाकार संजीव कुमार। अरे रे रे, ऐसी अरे रे रे वाली कहानियां होगी। शम्मी साहब बड़े मस्त मौला थे, पार्टी में पहुंच जाया करते थे, बिंदास फुल एंजॉय करना, ड्रिंक करना, अपनी मर्जी से पार्टी में आना और अपनी मर्जी से निकल जाना। इस आदत के साथ साथ एक और आदत थी जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। शम्मी कपूर ने खुद इस बात का इजहार एक इंटरव्यू में किया है, हम नहीं कर रहे हैं, उन्होंने खुद अपने एक इंटरव्यू में कहा है। और यह बुरी आदत थी कि वो अनजाने में चीजें उठा लिया करते थे, और इस बीमारी जिसको होती है उसको क्लेप्टोमैनियाक बोलते हैं। वो थ्रिल के लिए उठा लेता है, और अमूमन ये बीमारी क्लेप्टोमैनिया अमीर लोगों में होती है। मैं आपको बताना चाहूँगा हमारे फिल्म इंडस्ट्री में भी बहुत सारे इस तरह के केसेस हैं जहां हमारे स्टार्स ने विदेश के किसी मॉल से पकड़े गए, डेनमार्क में पकड़ लिए गए, लंदन में पकड़ लिए गए। जी, इस तरह के बहुत सारे हैं। क्लेप्टोमैनिया ये ज़रूरत के लिए नहीं करते। देखिए, जो आम आदमी चोरी करता है बहुत सारे, वो ज़रूरत के लिए करते हैं, लेकिन क्लेप्टोमैनियाक जो होता है ज़रूरत के लिए नहीं करता है, उसको थ्रिल है किसी चीज़ का है, इसलिए इसको बीमारी कही जाती है। शम्मी कपूर बताते हैं कि जब वो स्टार नहीं तो एक बार रास्ते में उनको किसी आदमी ने लिफ्ट दी और गाड़ी में पीछे बैठने के लिए बोला। पिछली सीट पर एक बैग रखा हुआ था, बॉक्स बड़ा अच्छा लगा, और जब शम्मी कपूर को जिस जगह उतरना था तो गाड़ी जब रोकी गई तो शम्मी कपूर अपने उतरने के साथ साथ उन्होंने वो बॉक्स भी ले लिया, सटका लिया अपने साथ। बॉक्स लेके घर पहुंचे, बॉक्स खोलकर देखा तो पता चला कि ये मेडिकल किट है। तो अंदाजा लगाया कि वो आदमी डॉक्टर था। दवाएं थीं, स्टेथोस्कोप था, बीपी मशीन थी, इंजेक्शन पड़े हुए थे। अब उन्हें आभास हुआ कि दरअसल वो डॉक्टर था बंदा जिसका प्रोफेशनल मेडिकल किट ये उठा के ले आए हैं। अगले दिन उस डॉक्टर को ढूंढने भी निकल पड़े वो, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद जब वो डॉक्टर नहीं मिल पाया तब वो वापस आए। अचानक क्या पागलपन सूझा, बॉक्स में रखी हुई सिरिंज निकाली, नीडल को पानी में उबाला और एक इंजेक्शन उसी सिरिंज से अपने हाथ में ठूंस डाला। अब उन्होंने क्यों किया ये उन्हें भी समझ में नहीं आया, बस कर दिया। शम्मी कपूर बताते थे कि वो इस तरह की कई बेवकूफियां कर बैठते थे जिनके करने का कोई कारण उन्हें ना तो तब समझ में आया और ना जब वो स्टार बन गए तब समझ में आया। लोग उनकी इन हरकतों के चलते चलते उन्हें बहुत कुछ कहा करते थे, मगर शम्मी कपूर यही कहते थे कि चाहे कोई मुझे जंगली कहे, कहने दो जी, कहता है। वापस आकर बताऊंगा उस अदाकारा के बारे में जिसने ये जिद पकड़ रखी थी कि वो अपना एक्टिंग करियर शुरू करेगी तो सिर्फ दिलीप कुमार के साथ। वो कौन थी ये बताऊंगा थोड़ी देर में। आप सुनते रहें सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। सुनते रहिए रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। बात एक ऐसी एक्ट्रेस की जिन्होंने इस इंडस्ट्री में शुरुआत की एज ए सिंगर, और जब एक्टिंग की बात आई तो जिद पकड़ ली। पहली फिल्म करेगी तो सिर्फ दिलीप कुमार के अपोजिट, नहीं तो नहीं करेंगी।
ऐसा कड़क फैसला लेने वाली ये सिंगर और एक्ट्रेस थी उमा देवी उर्फ टुनटुन जी। जोरदार तालियां टुनटुन जी के लिए। गायिका के तौर पर आई थी, बाद में एक्टिंग की तरफ मुड़ गई, दिलीप कुमार के साथ काम करेंगी। जब ये बात टुनटुन ने अपने मुंह बोले भाई नौशाद जी को बताई तो बहुत हंसे, खिलखिलाए। और एक बार जब नौशाद साहब को ऐसा मौका मिला तो उन्होंने दिलीप कुमार को बताया कि भाई टुनटुन जो है वो अपनी पहली फिल्म आपके साथ करने की जिद लगा बैठी है, वो अड़ गई है कि एक्टिंग तभी करेगी जब आप उनके साथ फिल्म करेंगे। दिलीप कुमार ने कहा अगर ऐसी बात है तो मौका आने दीजिए, मैं उनके साथ काम करूंगा। और साहब ये मौका आ गया 1950 के अंदर, जब फिल्म बन रही थी बाबुल। तो दिलीप साहब के कहने पर इस फिल्म में टुनटुन जी के लिए अलग से रोल लिखा गया, ध्यान रखिएगा, और नाम रखा गया टुनटुन। और इस तरह टुनटुन यानी उमा जी की यह हसरत की दिलीप कुमार के साथ ही अपनी एक्टिंग की शुरुआत करेंगी, पूरी हो गई। और मैं आपको बता दूं कि उमा देवी को यह नाम टुनटुन भी दिलीप कुमार साहब ने दिया है। उनका नाम तो उमा देवी था, उमा देवी के रूप में वो गाने गाती थी, तभी तो नौशाद साहब से मुलाकात हुई थी। दिलीप साहब ने उनको नाम दिया टुनटुन। अब सीन करना है। सीन यह था कि दिलीप साहब को एक खड़ी हुई चारपाई के इर्द गिर्द भागना था और टुनटुन जी को दिलीप कुमार को पकड़ना था। गांव में पली बड़ी टुनटुन, माशाल्लाह कद्दावर टुनटुन, लेकिन मोटी होने के बावजूद फुर्तीली टुनटुन जोश में जब भागना शुरू करती तो दिलीप कुमार को पीछे छोड़ देती और खुद आगे निकल जाती, और डायरेक्टर कहता अरे भाई तुम पीछे रहो। कई बार रीटेक हुआ और उसके बाद फाइनली कुछ इस तरह से सीन हुआ कि टुनटुन भागते भागते दिलीप कुमार को पकड़ती हैं और पकड़कर पीछे खींच लेती हैं, लेकिन इसी खींचातानी में टुनटुन से चारपाई गिर जाती है। जैसे ही चारपाई गिरती है टुनटुन का बैलेंस भी बिगड़ जाता है और वो दिलीप कुमार को लेके जमीन पर गिर जाती हैं। हालांकि ये सब चीजों का जैसे हुआ है वो सीन का हिस्सा नहीं था, मगर जब ये नेचुरली हो रहा था तो डायरेक्टर साहब को लगा जब हो ही रहा है तो ठीक है रख लो। 3 महीने की ट्रेनिंग, उसके बाद स्क्रीन टेस्ट और उसके बाद रिजल्ट फेल। जो फेल हुआ उसने सोचा कि अब वो कभी एक्टिंग नहीं करेगा। ये फिल्म कौन सी थी और ऐसा क्यों हुआ और किसके साथ हुआ बताऊंगा वापस आकर। आप सुनते रहें सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। सुनते रहिए रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। बात हरि भाई जेठालाल जरीवाला यानी संजीव कुमार की। बेहतरीन और वर्सेटाइल एक्टर होने के बावजूद हरि भाई को बहुत स्ट्रगल करना पड़ा फिल्म इंडस्ट्री में अपने पैर जमाने के लिए। एक किस्सा शेयर कर रहा हूं मैं। अभिनय की शुरुआत की थी थिएटर से और चाह रहे थे कि एक ब्रेक मिल जाए फिल्म में काम करने का। फिल्मालय के एक्टिंग स्कूल में दाखिला ले लिया और यहां उन्हें फिल्म हम हिंदुस्तानी में एक छोटा सा रोल करने का मौका भी मिला। इसके बाद 1962 में राष्ट्रीय प्रोडक्शन ने उन्हें फिल्म आरती में मीना कुमारी के अपोजिट कास्ट किया, लेकिन शर्त यह थी कि 4 महीने की ट्रेनिंग होगी, उसके बाद स्क्रीन टेस्ट लिया जाएगा और स्क्रीन टेस्ट ठीक रहा तब रोल के बारे में सोचेंगे। 4 महीने की ट्रेनिंग शुरू हुई, पूरी मेहनत से हर चीज सीखते, रोल की तैयारी करते, जी जान से जुट गए थे कि किसी तरह से भी ये ब्रेक मिल जाए, रोल मिल जाए। लेकिन जब 4 महीने बीत गए और स्क्रीन टेस्ट की बारी आई तो स्क्रीन टेस्ट जब लिया गया इतना फ्लॉप, डिसअपॉइंटिंग हुआ कि उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया। ये रोल से उन्हें हाथ धोना पड़ा। स्क्रीन टेस्ट से इतना घबरा गए, वो इतने पैरानॉइड हो गए प्रोड्यूसर्स का, स्क्रीन टेस्ट लेने वालों का रिएक्शन देखकर। उन्होंने कहा ये लड़का तो कुछ नहीं कर पाएगा, मीना कुमारी के सामने कहां काम कर पाएगा, और फिल्म के किसी भी रोल को करना इसके बस की बात नहीं। ये सब सुनकर इतना टूट गए, उन्हें समझ में नहीं आया कि अब वो करें तो क्या करें। और आप ताज्जुब करेंगे, संजीव कुमार के फेल होने के बाद आरती फिल्म में प्रदीप कुमार जी को लिया गया था। हाँ, अब इसके बाद उन्हें लगा कि वापस थिएटर की दुनिया की तरफ लौट जाएं, लेकिन दूसरी तरफ एक उम्मीद कि जल्दी हार नहीं माननी चाहिए।
तो फाइनली उन्होंने साहस बटोरते हुए एक बार फिर से आगे बढ़ने का मन बना लिया और आखिरकार 3 साल की जद्दोजहद के बाद उनकी मेहनत रंग लाई और उन्हें सन 1965 में मिल गई फिल्म निशान। छोटी फिल्म थी, एक्शन फिल्म थी, लेकिन इस फिल्म उनका लीड रोल था। उसके बाद धीरे धीरे करते हुए निशान मिलने के बावजूद, हीरो का रोल मिलने के बावजूद, गाड़ी अभी ठीक से चली नहीं थी, लेकिन टैलेंट तो भरपूर था, कूट कूट के भरा हुआ था। एक ना एक दिन तो ये होना ही था। उसके बाद जब गाड़ी चली तो हरि भाई ने अपने आप को साबित कर दिया कि वो हरि संजीव कुमार हैं। एक से एक बेहतरीन फिल्में की हैं। खिलौना ये टर्निंग पॉइंट था। कोशिश, शोले, मौसम, अर्जुन, पंडित, पति पत्नी और वो, और अंगूर, न जाने कितनी बेहतरीन फिल्मों में काम करके अपने आप को प्रूव किया कि वो एक आला दर्जे के फनकार हैं। जोरदार तालियां हरि भाई के लिए। देवानंद पे बहुत सारी लड़कियां मरा करती थीं और बहुत ढेर सारी लड़कियों पे देवानंद मरा करते थे। अब इन्हीं लड़कियों में से एक खूबसूरत लड़की उनको पसंद आ गई। मुलाकात हुई थी बंबई की लोकल ट्रेन में। अब उनके प्यार की ये लोकल ट्रेन किन किन मुकामों से होकर कहां तक पहुंची ये बताऊंगा वापस आकर। आप सुनते रहें सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। सुनते रहिए रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग FM पर। बात है उन दिनों की जब देवानंद स्टार नहीं बने थे। फिल्मों की तलाश में, काम की तलाश में बंबई की सड़कें नाप रहे थे। एक जगह से दूसरी जगह स्टूडियो पहुंचने में लोकल ट्रेन्स में सफ़र किया करते थे। एक दिन इसी लोकल ट्रेन में एक लड़की दिखी और उस लड़की पर आ गया इनका दिल। लड़की बहुत खूबसूरत थी। देवानंद से रुका नहीं गया, कंट्रोल नहीं, उन्होंने कहा हेलो। लड़की ने जवाब नहीं दिया और गर्दन घुमा ली। देवानंद कहाँ मानने वाले थे। हिम्मत जुटाई, फिर पूछ लिया कहाँ जा रही हैं। लड़की ने देखा एक नजर, मुस्कराई और फिर नजरें फेर ली। आए हाय जालिम। देवानंद साहब को लगा कि भाई थोड़ी मुस्कुराई है तो मतलब हल्का सा ग्रीन सिग्नल है। फिर पूछा मेरी बात का बुरा तो नहीं लगा। अब थोड़ा लड़की खुली, बोली किधर जा रहे हैं। देव साहब बोले पता नहीं। लड़की हंस पड़ी, बोली वेरी स्ट्रेंज, क्या आपको ये पता ही नहीं कि आप कहां जा रहे हैं। देवानंद ने हिम्मत जुटाई, बोले जहां आप जा रही हैं वहीं मेरी मंजिल है। सो कट द शॉर्ट स्टोरी। इसके बाद देवानंद उस लड़की की तारीफ करते हुए उन्होंने सब बोला कि तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हो, जैसे भी जो भी मर्दों के पास हुनर होते हैं, तुम्हें खुद पता नहीं है कि तुम कितनी खूबसूरत हो, वगैरह वगैरह। लड़की शर्मा गई। देवानंद की आंखें गड़ गईं उसके चेहरे के ऊपर और पता ही नहीं लगा कि कब ट्रेन पहुंच गई चर्च गेट। लड़की उतरी, जाने लगी। देव साहब भी पीछे पीछे चल दिए। पूछा तुम्हारा घर कहाँ है। लड़की ने कहा बस यहां से 5-10 मिनट की दूरी पर होगा, लेकिन अब तुम फूट लो क्योंकि घर के बाहर मेरे भाई और दोस्त खड़े होंगे। बोले कोई बात नहीं, उनसे भी मिल लूंगा। लड़की बोली मेरा बॉयफ्रेंड भी वहां होगा, उससे मिलकर करोगे क्या तुम। अब चौंकने की बारी देवानंद की थी। बोले बॉयफ्रेंड, हाँ ठीक ही है, हर खूबसूरत लड़की इसकी हकदार होती है और तुम तो बहुत खूबसूरत हो और तुम्हारी जिंदगी में कोई है। मुझे लगा कि कोई नहीं होता तो मैं हाजिर था। और ये कहकर अलविदा कहते हुए जब देव साहब वहां से निकलने लगे तो लड़की ने कहा नाम नहीं पूछोगे। देवानंद ने कहा बस नाम को अनजान ही रहने दो, और ये कहकर वहां से चले गए। बात आई गई हो गई।
तू नहीं तो और सही, और नहीं तो और सही। इस घटना के 8-9 साल बाद देवानंद स्टार बन गए। और इत्तेफाक देखिए, एक फिल्म के प्रीमियर से जब वो बाहर निकले तो लड़कियों ने उन्हें घेर लिया, ऑटोग्राफ लेने लगी। तभी उस भीड़ में से एक लड़की अचानक आई, उसने देवानंद को चूम लिया और बोली, पहचाना? मैं वही चर्च गेट स्टेशन वाली लड़की हूं। एक झटके में देव साहब को सब कुछ याद आ गया और उन्होंने भी पूरी भीड़ के सामने उस लड़की को चूम लिया। बोले, तुम्हारा वो बॉयफ्रेंड किधर है? लड़की बोली, तलाक हो गया। बोली, क्या तुम मुझे तुम्हारी अगली फिल्म में हीरोइन लोगे? देव साहब बहुत जोर से हंसे और ये सब देखकर जो भीड़ थी वो भी तालियां बजाने लगी। प्रेस के कैमरे फ्लैश चमकाकर फोटोज लेने लगे। इसके बाद देव साहब उस लड़की के साथ बचते बचाते कहीं निकल गए। अब कहां निकल गए, निकले कि नहीं निकले, और निकले तो कहां पहुंचे, ये तो देव साहब ही जाने। हमने जो किस्सा सुनाया वो देव साहब की ऑटोबायोग्राफी से। गुरुदत्त को महमूद मियां बहुत मानते थे, उनकी कही किसी बात को मना नहीं करते थे। लेकिन एक दिन गुरुदत्त ने उन्हें ऐसा क्या कह दिया कि महमूद उन्हें मना करके वहां से निकल गए। महमूद और गुरुदत्त का एक किस्सा क्या था, जानने के लिए सुनते रहिए सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। सुनते रहिए रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। बचपन में कठिन दौर से गुजरने वाले बहुमुखी प्रतिभा के धनी महमूद साहब की प्रतिभा को पहचान कर एक ब्रेक दिया था गुरुदत्त जी ने, प्यासा में भाई का किरदार देकर। जबकि इतना कोई खास नहीं है, लेकिन ठीक है फिर भी। इस वजह से महमूद साहब बहुत खास मान देते थे गुरुदत्त को। जो कह दिया गुरु साहब ने, वो पत्थर की लकीर हुआ करती थी। प्यासा फिल्म की शूटिंग के दौरान ही महमूद को पता चला कि गुरुदत्त का एक ग्रुप है, जिसमें जॉनी वॉकर साहब हैं, अबरार अलवी साहब हैं। ये सब शूटिंग के बाद उठते बैठते हैं। तो महमूद साहब की भी इच्छा हुई कि वो इस ग्रुप को ज्वाइन करे तो अच्छा हो जाए यार, चुगल बन जाएगा। ये बात उन्होंने अबरार अलवी और जॉनी वॉकर साहब से कही कि मैं भी, अगर आप लोग मुझे अपनी सोहबत में, आपकी कंपनी में, फ्रेंडशिप में, सर्कल में शामिल करें। जॉनी साहब ने ये बात गुरुदत्त को बताई। तो गुरुदत्त ने एक दिन शूटिंग के बाद बुलाया महमूद साहब को, और गुरुदत्त साहब अच्छी तरह से जानते थे कि महमूद शराब नहीं पीते। तो उन्हें एक शरारत सूझी और उन्होंने महमूद से कहा कि अगर तुम हमारे ग्रुप में शामिल होना चाहते हो तो हमारे साथ बैठकर दारू पीने पड़ेगी। महमूद साहब ने कहा, मैं शराब तो पीता नहीं हूं, अगर कुछ और करना हो तो कर दूंगा, मगर शराब नहीं पीऊंगा। लेकिन गुरुदत्त तो मूड में थे, खिंचाई के। उन्होंने कहा, नहीं, कुछ और नहीं, करना तो तुम्हें यही पड़ेगा, तभी तुम हमारे गैंग में शामिल हो सकते हो। इस पर जब महमूद नहीं माने तो जॉनी भाई बोले कि यार, तुम तो कह रहे थे कि तुम हमारी मंडली में शामिल होने के लिए, हमारे गैंग में शामिल होने के लिए कुछ भी कर सकते हो, अब क्या हो गया? तुम्हें तो पीनी पड़ेगी, तभी है, यही शर्त है, और अगर नहीं पियोगे तो तुम्हें जबरदस्ती पिला दी जाएगी। जुट गए जबरदस्ती करने के अंदर। इस जबरदस्ती को देख एक पॉइंट पर महमूद साहब को इतना गुस्सा आ गया कि बोले, बस, किसी ने जोर जबरदस्ती की शराब पीने के लिए तो ठीक नहीं होगा, उठा के फेंक दूंगा। चले गए। जब निकल रहे थे तो कुछ लोगों ने रोकने की कोशिश की, मगर गुरुदत्त साहब ने कहा, जाने दो, हट जाओ इसके सामने से। और महमूद साहब उस दिन गुस्से से वहां से चले गए। अगले दिन जब वो वापस आए तो सबने उनसे माफी मांगते हुए इतना सीरियस होने का कारण पूछा। तब उन्होंने बताया कि उन्हें शराब से नफरत है। महमूद साहब ने जिंदगी में कभी शराब नहीं पी। इसकी वजह ये थी कि वालिद साहब, मुमताज अली साहब, शराब की बुरी लत में पड़ गए थे, जिसकी वजह से काम धंधा बंद हो गया और परिवार को
महमूद साहब की मदर को और उनके बहन भाइयों को बहुत कम उम्र में मुफलिसी, गरीबी और अभावों का सामना करना पड़ा बाप की शराब की लत की वजह से। और इस वजह से बच्चे महमूद ने जब छोटे थे तब कसम खाई थी कि मैं मरता मर जाऊंगा, लेकिन मेरी बर्बादी का कारण, मेरे परिवार की बर्बादी का कारण मेरे फादर का शराब पीना है, इसलिए मैं कभी शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा। सबने जब ये कहानी सुनी तो बहुत माफ़ी मांगी और सब बहुत इमोशनल और गिल्टी फील करने लगे इस प्रैंक के लिए। और फिर रेस्ट इज़ द हिस्ट्री, तो शामिल ही कर लिया कि नहीं। मैं बहुत बड़ा एक्टर मानता हूं उनको, महमूद साहब को बहुत बड़ा कलाकार मानता हूं। वापस आकर बताऊंगा, जब हेमा मालिनी और धर्मेंद्र के बीच में अफेयर जब चल रहा था, तब हेमा के पिता अपनी बेटी को धर्मेंद्र से बचाने के लिए क्या क्या किया करते थे और धर्मेंद्र सारी कोशिशों को कैसे नाकाम कर दिया करते थे। ये रोचक किस्सा आपको सुनाऊंगा वापस आकर। आप सुनते रहें सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। सुनते रहिए रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। जनाब, अब बात करते हैं हेमा मालिनी और धर्मेंद्र के प्यार की। जब हेमा मालिनी का झुकाव धर्मेंद्र की तरफ हो गया तो जाहिर है कि उनके पिता को यह संबंध मंजूर नहीं था, ना उनके हिसाब से ठीक था। और उन्होंने, पिताजी ने अपनी पत्नी जया, जो हेमा मालिनी की माताजी थी, जया चक्रवर्ती, उन्होंने कहा भाई समझाओ। माताजी ने समझाया होगा, हर नसीहत दी होगी, लेकिन सबकी नसीहतों को दरकिनार कर हेमा मालिनी और धर्मेंद्र एक दूसरे से मिलते रहे। अब हेमा मालिनी के पिता के पास एक ही रास्ता रह गया था कि वो उन पर लगातार निगरानी रखें, सख्ती लगा दें आने जाने पे, जहां पर भी जाएं कोई ना कोई साथ रहे, वो साथ रहें। ये सब सोचकर उन्होंने हेमा की मां से कहा, ख्याल रहे कि शूटिंग खत्म होते ही बेबी सीधे घर वापस आ जाए। और जब हेमा आउटडोर में शूटिंग के लिए जाया करती थी तो उसके साथ जाया करती थी मम्मी जया जी। और पिताजी के इन नियमों का पालन बड़े स्ट्रिक्टली होने लगा। लेकिन मुश्किल तब आती जब हेमा मालिनी किसी ऐसी फिल्म में काम करती जिसमें धर्मेंद्र भी होते। ऐसी एक फिल्म आई 1976 में आई थी, जिस फिल्म का नाम था चरस, स्टारिंग धर्मेंद्र और हेमा मालिनी। सबने कोशिश की थी मगर किस्मत खुल गई धर्मेंद्र की। बहरहाल, अपने ये कुछ कहानियां आपके साथ शेयर की, अपने दिल की बातें शेयर की। मैं बहुत आभारी हूं कि आपने बड़ा प्रेम, मान और सम्मान दिया हमारे इस कार्यक्रम को। अगर आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो SMS कीजिए, लिखिए बिग स्पेस दीजिए सुहाना सफर और लिख डालिए अपना मैसेज या सवाल और भेज दीजिए 55454 पर। आप हमारा ये शो बिग FM के ऑफिशियल YouTube चैनल पर भी सुन सकते हैं। फेसबुक पर मुझसे कांटेक्ट करने के लिए लाइक कीजिए मेरा ऑफिशियल फेसबुक पेज facebook.com/सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। आप सुन रहे हैं रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग FM पर।